नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 6। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज तो निखिल जिद पर अड़ गया था। उसने संजना से कहा, आखिर क्या है उस चिट्ठी का राज? आखिर कौन है वह इंसान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुरा है, और इसके पीछे कारण क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। निखिल जब जिद पर अड़ गया तो संजना ने कहा, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। संजना ने कहा, मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। क्लास 12 मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी, और उसके बाद मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन तभी मेरी बुआ और दादी ने कहा, लड़की है, बाहर पढ़ने जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे भी शहर में और बहुत से कॉलेज हैं, तो संजना वहाँ भी पढ़ सकती है। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई कि नहीं, मुझे बाहर ही पढ़ना है, दूसरे शहर में। पहली बार पापा ने मेरी जिद के कारण बुआ और दादी का कोई फैसला नामंजूर किया था, और कहा था कि यदि मेरी बेटी दूसरे शहर जाकर पढ़ना चाहती है तो वह वहीं पढ़ेगी। इस बात से बुआ और दादी का मुंह बना हुआ था, और तभी बुआ ने कहा, मेरा काम तो भाई साहब आपको समझाने का था, तो समझा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी हमारी नाक कटा दे। पापा ने कहा कि मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। पापा का यह जवाब सुनकर बुआ और दादी वहाँ से मुंह बनाकर चली गईं, और मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आ गई। मेरे नंबर अच्छे आए थे, इसलिए मुझे स्कॉलर भी मिल गया था। मेरा एडमिशन एक गर्ल्स कॉलेज में हुआ। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए टीचर्स भी मेरी तारीफ करते थे। उसी कॉलेज में एक और लड़की भी थी, वही भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और हम दोनों का कंपटीशन बना रहता था। जितनी वह पढ़ाई में होशियार थी उतनी ही घमंडी भी थी, इसलिए मैं उसे मिस अकड़ू कहती थी। घमंड उसे हो भी क्यों ना, अपने भाइयों की लाडली थी और बहुत पैसेवाली भी। हम दोनों की कभी नहीं बनी, आपस में तू तू मैं होती ही रहती थी। कहाँ जाए तो हम दोनों दो पार्टी में विभाजित हो गए थे, और कॉलेज में कोई भी कंपटीशन हो हम दोनों ही भाग लेते थे। कभी फर्स्ट वही आती थी तो कभी मैं, और हम दोनों के हॉस्टल में रूम भी आसपास ही थे। इसी तरह एक वर्ष निकल गया और वही कॉलेज में फर्स्ट आई, जिस वजह से उसका घमंड और बढ़ गया था। मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद यह मेरी हार की वजह थी, या अब मुझे उससे नफरत ही होने लगी थी। मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी, लेकिन कॉलेज में फर्स्ट आने के बाद वह हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। और एक दिन हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ, और हम दोनों को कॉलेज से 10 दिन के लिए निकाल दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया, यदि कॉलेज में दोबारा झगड़ा हुआ तो अब तुम दोनों को कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जब मैंने यह बात अपनी दोनों बहनों से कही तो मेरी छोटी बहन निशा ने तो कहा थी आपको उस अकड़ू को छोड़ना नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाते हुए कहा, क्या तुम कॉलेज इसलिए गई थी? क्या तुमने बुआ दादी से लड़ाई सिर्फ इसलिए की थी कि तुम वहाँ पर जाकर लड़ाई झगड़ा कर सको? तुम कितने सपने देख कर कॉलेज गई थी, बाहर जाने के लिए तुमने कितनी लड़ाई लड़ी थी, और पापा ने भी तुम्हारा साथ दिया था। तो क्या तुमने बाहर जाकर पढ़ने के लिए परिश्रम सिर्फ इसलिए किया था कि किसी भी मिस अकड़ू से लड़ाई झगड़ा करो? दीदी की बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई, और मैंने सोचा, मैं यहाँ पर आकर क्या कर रही हूँ? मैं जो सपने देख कर आई थी यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया। इस तरह तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, और जिस उम्मीद से पापा ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था वह भी टूट जाएंगे। इसलिए उस दिन से मैंने मिस अकड़ू से बोलना तक बंद कर दिया। हाँ, वही मुझे परेशान करती थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, और मैं अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहती थी, और मैं ऐसा ही कर रही थी। और इसी तरह समय निकलता गया, और मेरा कॉलेज कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बाकी थे। फिर एक दिन मैंने मिस अकड़ू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था।
अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो हम भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने इस पर मिस अकरू से क्या कहा वही तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मिस अकरू कहती, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है। हाँ, अभी तक मैं ऐसो आराम से रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ में वैसे रह सकती हूँ जैसे तुम मुझे रखोगे। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं तुमसे शादी करूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और उसके लिए चाहे मुझे अपना घर छोड़ना पड़े या अपनों को छोड़ना पड़े। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। हमारा भाग जाना ही अच्छा होगा, वरना हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यदि तुम्हें इसी बात की चिंता है कि मैं पैसों के बिना नहीं रह सकती तो ठीक है, मैं कल घर जाऊंगी और पैसे लेकर ही घर से भागूंगी। तब तो हमें आगे की ज़िंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं ले सकती मैं वह पैसे। आखिर उन पर मेरा भी अधिकार है। पैसे भी जब भी मेरी शादी होगी तो तब तो वह पैसे मेरी शादी के लिए खर्च किए जाएंगे। तुम कोई भी संकोच मत करो। मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, उसके लिए चाहे मुझे अपने ही घर से चोरी करनी पड़े तो ठीक है। मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलती हूँ और उसके बाद हम शादी कर लेंगे और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ कहकर मिस अकरू ने फ़ोन रख दिया और फ़ोन रखने के बाद कहती है, सिर्फ कुछ दिनों की देर है हम दोनों के मिलन में। मिस अकरू की ये बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं मिस अकरू के पास गई और उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। मिस अकरू ने मुझे परत कर जवाब दिया और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, और तुम मेरी बातें छुप छुप कर क्यों सुन रही थी। वैसे तो कहती फिरती हो कि तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं, बहुत महान बनने की कोशिश कर रही थी वैसे तो, लेकिन आज मेरी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बात छुप छुप कर सुनने में। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं और ना ही मैं तुम्हारी बातें छुप कर सुन रही थी। तुम इतनी जोर से ही बोल रही थी कि तुम्हारी बातें मेरी कान तक खुद पहुंच गईं और जब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी साजिश का शिकार हो रही हो। एक लड़की होने के नाते मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत लगी, बस इसलिए पूछने आई हूँ। तब मिस अकरू ने मुझसे कहा, एक तो तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो और ऊपर से मुझे ही ज्ञान देने चली आई। मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं। यदि मैं किसी परेशानी में होंगी तो खुद निपट लूँगी, तुमसे कहने नहीं आऊँगी। तब मैंने कहा, एक बार मेरी बात तो सुनो। मिस अकरू ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम। मैं और किसी साजिश का शिकार हो रही हूँ। तब मैंने कहा, हाँ हो रही हो तुम किसी साजिश का शिकार। फिर यह भी बता दो कि मैं किस साजिश का शिकार हो रही हूँ, जरा मैं भी तो सुनूं। मिस अकरू ने मुझसे कहा, तुम किस लड़के से बात कर रही थी। मैंने मिस अकरू से पूछा। बॉयफ्रेंड था मेरा, तुम्हें कोई मतलब। तुम मुझसे जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, बातों को घुमाओ मत। मिस अकरू ने मुझसे कहा। मैंने भी कहा, मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक़ नहीं हो रहा है। सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैंने सुना कि तुम उस लड़के के साथ भागना चाहती हो। मिस अकरू ने कहा, हाँ भागना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हो कि अपने परिवार को भी छोड़ दोगी उसके लिए। मैंने मिस अकरू से पूछा। मिस अकरू ने कहा, हाँ छोड़ दूंगी क्योंकि मेरा परिवार कभी राजी नहीं होगा उस लड़के से मेरी शादी कराने के लिए। क्यों नहीं होगा, मैंने पूछा। मिस अकरू ने कहा, अभी उसके पास कोई जॉब नहीं और मेरी फैमिली बहुत पैसे वाली है तो उससे मेरी शादी नहीं करेगी। और अब तुम अपने काम की बात करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। यदि कोई टॉपिक है तो बात करो, वरना फालतू की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुमसे बात कर कर समय बर्बाद करूं। लेकिन तुम जिस लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी ना, वही लड़का सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसे जानती हो। मिस अकरू ने मुझसे कहा। मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन तुम दोनों की बातों से इतना तो समझ गई कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। वह यह सब तुम्हारे पैसों की लालच की वजह से कर रहा है। तब मिस अकरू ने हंसते हुए कहा, ओ तो इस तरह बतला ले रही हो तुम मुझसे।
तुम हमेशा सेकंड आती रही और मैं हमेशा फर्स्ट आती रही, इसलिए तुम्हें मुझसे परेशानी है और तुम मुझे वैसे नहीं हरा पाई तो इस तरह मेरा दिल तोड़ना चाहती हो। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊँगी। तब मैंने कहा, बेवकूफ़ हो तुम, इसलिए तो उस लड़के की बातों में आ गई। उस लड़के ने तुमसे कहा कि तुम पैसे लेकर भाग जाओ, तो तुम अपने घर से पैसे लेकर भागने के लिए तैयार हो गई। तब मिस अकरू ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, उस लड़के ने मुझसे नहीं कहा था पैसे लेकर भागने के लिए, उसे तो मेरी चिंता है। उसने मुझसे कहा कि अभी मैं नौकरी नहीं करता, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि जिससे मैं कमा सकूं, फिर मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। तुमने अभी तक ऐसो आराम की ज़िंदगी जी है, तो फिर इस तरह से ज़िंदगी कैसे जियोगी। और इसलिए उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। तो मैंने ही उसे कहा, तो तुम चाहते हो कि पैसे की वजह से हम शादी ना करें? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी और मैं अपने घर से पैसे लेकर भाग जाऊंगी। और इसमें गलत भी क्या है? वही पैसे वैसे भी मेरी शादी के लिए रखे गए हैं, तो उन पैसों पर मेरा ही हक है। जिस मिस अकरू के बारे में संजना बात कर रही थी, आखिर कौन थी वही? क्या उसका संबंध निखिल से भी था? इसलिए संजना निखिल के सामने उस लड़की का नाम नहीं ले रही थी। और जिस लड़के से मिस अकरू प्यार करती थी, सच में वही उसे धोखा दे रहा था या यह संजना की साजिश थी, जिसकी सजा उसे वही व्यक्ति दे रहा था संजना की शादी बार बार तोड़कर? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आपको मिलेगा कहानी के अगले भाग में। तो कहानी के साथ बने रहिए और अगला भाग देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप करेंगे जब चैनल को सब्सक्राइब तभी तो आपको पता चलेगा कि कहानी का नया भाग आ चुका है। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।